चलो, सो नेक्स्ट अब हम समझते हैं न्यूक्लियस। तो हमने समझ लिया, हमने पहले ही देखा था क्या कि 3 फीचर्स तो है ही, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है। एडिशनली हमने सेल वॉल भी देख लिया। अब हम आते हैं वापस वहां पर ही, कहाँ पर, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो सेंटर में है, तो क्या है उसमें, मतलब क्या क्या सीखने के लिए, उसमें क्या क्या जानने के लिए है, चलो देखते हैं। Remember the temporary mount of onion peel we prepared, मतलब ये तो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? According to the chemical composition, different regions of the cell get colored differently. मतलब यहाँ पर सब क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी तुम्हें अभी तो नहीं लेकिन 11th-12th में एक्सपेरिमेंट करने को आएंगे, अगर तुमने साइंस लिया तो बायोलॉजी के भी एक्सपेरिमेंट, तो अगर तुम्हें देखने को परमिशन दे ओके माइक्रोस्कोप के नीचे, तो डायरेक्टली हम लेके आ गए स्लाइड पे, हमने सेल रख दिया तो डायरेक्टली नहीं देख सकते, उसके ऊपर पर्टिकुलरली मिथिलिन ब्लू, आयोडीन, वो सब लगाना पड़ता है। क्यों? कलर के लिए, कलर के लिए कि सपोज तुम्हें दिखे, अदरवाइज सब कुछ व्हाइट 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 दिखेगा तो पता ही नहीं चलेगा ओके, और सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखे, तो पर्टिकुलरली कलर हम कर देंगे सो दैट हम कलर, क्योंकि हम कलर से अच्छा देख सकते हैं ना। जैसे कि ऐसा समझो, पहले के टाइम पे टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट, फोटोग्राफ भी कैसी आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट। अब कलर है, टीवी भी कलर है, फोटोग्राफ भी कैसे आते हैं, कलर्ड आते हैं, तो हम और ज्यादा क्लैरिटी से बता सकते हैं कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अदरवाइज तो सिर्फ 2 ही कलर दिखते हैं, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। डन ओके, तो यहाँ पर भी हम कलर की बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा बता रहे हैं वो एक्टिविटी के लिए ही है। वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल्स फ्रॉम एन ऑनियन, तो ये तो एक्टिविटी के बारे में ही बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूक्लियस। The nucleus has a double layered covering called the nuclear membrane. क्या है? न्यूक्लियस क्या है? डबल लेयर कवरिंग है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मतलब कि अब देखो, ये पूरे का पूरा सेल था, ये न्यूक्लियस था, और ये साइटोप्लाज्म है, और ये सेल मेम्ब्रेन भी है, और अगर प्लांट सेल होगा तो उसकी सेल वॉल भी होगी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ये बंदे की, ये भाई साहब की, न्यूक्लियस। डन। तो ये न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब बोल रहे हैं न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग, मतलब ये एक लेयर और ऐसे सपोज ऐसा समझो ये दूसरा लेयर भी है, तो ये जो लेयर है ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर, तो डबल लेयर कवरिंग जो है, तो मतलब ये जो पूरा पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, डबल लेयर कवरिंग। और ये जो है ये डबल लेयर कवरिंग मतलब दिस, ये इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पूरा न्यूक्लियस, लेकिन इतने पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ना होती तो ये साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड है पूरा बाहर चला जाता। डन। तो वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होती तो न्यूक्लियस के अंदर भी मटेरियल है, वो सब बाहर फैल जाता है ऐसे ही, सिंपल ओके, लाइक दैट। तो देखो डबल लेयर मेम्ब्रेन है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, and that is to the cytoplasm. देखो यहाँ पर भी है क्या कि यहाँ पर भी पोर्स है। पोर्स मतलब क्या? होल्स है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या है? होल्स है। तो यहाँ से भी मटेरियल्स अंदर बाहर जा सकते हैं। डन, सिंपल ओके। पोर्स मतलब होल्स। The nucleus contain, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? देखो यहाँ पर तो हमने सिर्फ क्या देखा? डबल लेयर कवरिंग होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर होल्स होते हैं और वो होल्स की वजह से मटेरियल कैन मूव इनसाइड एंड आउटसाइड ओके, टू एंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से आ सकता है या साइटोप्लाज्म में जा सकता है। डन, समझ में आ गया? ओके। आगे क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स। क्या? क्रोमोसोम्स। अभी हम ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो जब सेल अबाउट टू डिवाइड हो तभी ये क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगे। और रॉड टाइप स्ट्रक्चर्स मतलब कि जस्ट लाइक
ऐसे करके ऐसे एक रॉड है और ऐसे करके ऐसे दूसरा एक रॉड है, ऐसा बहुत छोटा है। ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया, लेकिन बहुत न्यूक्लियस है, हमें तो दिखता नहीं है आंखों से, तो ये कहाँ से दिखेगा, वो तो न्यूक्लियस के भी अंदर है। ओके, लेकिन ऐसा रॉड टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन कब दिखता है, व्हेन सेल डिवाइड्स, मतलब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, जब रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद, वो सब हम पढ़ेंगे। ओके, डिटेल्ड में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 7th में भी आया था, लेकिन अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे, वो सब आगे डिटेल्ड में पढ़ना है। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि ये क्या है, क्रोमोसोम्स। वो कब दिखेंगे तुम्हें, जब सेल डिवाइड होगा तब। ओके, तो क्रोमोसोम्स है विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। Chromosomes contain information for inheritance of the characters from parents to the next generation in the form of DNA molecules। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्रोमोसोम के अंदर देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जो मॉलिक्यूल में इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, जीन की वजह से हमारे पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आई, मतलब यार ये इसके पापा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पापा जैसी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मम्मी जैसी है, लाइक दैट। तो जो हाइट, मतलब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाई दे रही है वो भी, जैसे कि भाई आंखें दिखाई दे रही है, स्किन दिखाई दे रही है, हेयर दिखाई दे रहा है, हाइट दिखाई दे रही है, तो दिखाई दे रही है वो भी, और जो नहीं दिखाई दे रही है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी, भाई इसका गुस्सा इसकी मम्मी जैसा है, तो ये गुस्सा अभी दिखाई दे रहा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में और ऑफस्प्रिंग में और चाइल्ड में जिसकी वजह से आती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, डीएनए। और उसका फुल फॉर्म बहुत बहुत सारी जगह पर पूछा जाता है, जिसका नाम है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो वो याद रख लेना, क्या बोला जाता है, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। देखो, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, तो वो याद रखना। तो क्या, न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोसोम रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे कब, जब सेल डिवाइड होंगे तब। अब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर एक डीएनए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब जिसके अंदर पूरी की पूरी इनहेरिटेंस को कैरी करती है। तो इनहेरिटेंस को कैरी करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। डन, ओके। चलो, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन एंड डीएनए के। ओके, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। तो डीएनए में ही सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई होती है, किसकी, कंस्ट्रक्शन की और सेल ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स है, मतलब जो जीन्स बोलते हैं हम, डीएनए के अंदर भी जो बोलते हैं ना कि जीन होते हैं, ओके, वो जीन ही काम करते हैं, तो वो फंक्शनल सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन्स। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, मतलब जो सेल जो डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्या है, देखो हमने क्या बोला, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स कब दिखेंगे, जब सेल डिवाइड होगा तब। उसके अंदर क्या होता है, जो इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसका नाम होता है डीएनए। ओके, अब डीएनए में फंक्शनल सेगमेंट कौन है, जीन्स। ये सब कहाँ चल रहा था बात, जब सेल डिवाइड होता है। जब सेल डिवाइड नहीं होता है तब की क्या बात है, सो इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, ऐसा सेल जो डिवाइडिंग नहीं है, उसमें दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो अभी डीएनए नहीं दिखाई देगा, अभी क्या दिखाई देगा, क्रोमेटिन मटेरियल। समझ में आ रहा है, जब सेल डिवाइड हो तब क्रोमोसोम दिखाई देंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी बनाया है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, हमारा डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या है, उसके फंक्शनल सेगमेंट्स, जीन्स। डन, ओके। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, क्या है, पहले तो सेल है, फिर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स है, ये है सेल। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स
कैसे दिखते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। कब क्रोमोसोम दिखते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स? जब सेल इज डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड करेगा तब। तो जब सेल डिवाइड करेगा तब रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, और वही रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में इंफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन के लिए जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बोलेंगे डीएनए, और डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं जीन्स। लेकिन ये सब कब? जब सेल डिवाइड होता है। जब सेल डिवाइड नहीं होता तब क्रोमोसोम का क्या? तो जब सेल डिवाइड नहीं होता तब ये जो डीएनए है वो वर्क करता है कैसे? दिखता है कैसे? क्रोमेटिन मटेरियल जैसे। तो फिर से पढ़ रहा हूँ। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन, ये तो हमने देखा फंक्शनल, ये भी देखा, इन अ सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल मतलब क्या? क्रोमेटिन मटेरियल मतलब ऐसे 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 पर्टिकुलरली जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड, जैसे कि हम संक्रांति में पतंग उड़ाते हैं और बहुत उड़ाई और फिर नीचे देखा ना तो एकदम ऐसे वो गूंच हो गई, ओके, एकदम मतलब निकाल भी नहीं सकते, इतना खराब हो गया। वैसी ही दिखने में होती है क्रोमेटिन मटेरियल। डन? ओके, चलो। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज देखा, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज अ एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। एंटेंगल्ड मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स हो गई है। एंटेंगल्ड जस्ट लाइक मैगी नहीं होती, कहाँ से कहाँ निकाले पता ही नहीं चलता, फिर भी मैगी तो निकल जाती है लेकिन एंटेंगल्ड होता है, जैसे कि बालों में गूंच हो जाती है, तो वो क्या हो गया, एक दूसरे के अंदर बाल इतने एंटेंगल्ड हो गए कि अब तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, काटो भाई अंडरस्टूड? ओके, सो वैसे एंटेंगल्ड मटेरियल है, एंटेंगल्ड मटेरियल जैसे दिखेंगे वो। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. मतलब जब डिवाइड नहीं होंगे तो क्या है? जब डिवाइड होंगे तो ये सब है, और जब डिवाइड नहीं होंगे तो क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है। डन? और डीएनए भी कहाँ है? क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर ही है। समझ में आया? तो देखो फिर से ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, लेकिन इसको हम क्रोमोसोम कब बोलते हैं और ये कैसे दिखते हैं? ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, लेकिन कब? जब सेल डिवाइड हो रहा हो तो वो क्रोमोसोम उसे बोलते हैं, और उसके अंदर इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके पास है वो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका नाम है डीएनए, और उसका फंक्शनल सेगमेंट क्या है? जीन। ओके, लेकिन यही डीएनए जिसका फंक्शनल सेगमेंट जीन है, वो डीएनए एज अ क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। कब? जब सेल डिवाइड नहीं होता तब। अंडरस्टूड? तो जब सेल डिवाइड नहीं होते तब वो क्या होते हैं? एज अ क्रोमेटिन मटेरियल। और क्रोमेटिन मटेरियल कैसे दिखते हैं वो भी हमने देखा। और व्हेनेवर द सेल इज, जैसे ही क्रोमेटिन मटेरियल है और सेल डिवाइड होने आया, जैसे ही सेल डिवाइड होने आया तो ये सारा का सारा क्रोमेटिन मटेरियल एक दूसरे के साथ प्रोसेस करके क्रोमोसोम बन जाता है। मतलब ये देखो, ये जैसे एंटेंगल्ड था ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो एंटेंगल्ड था वो था क्रोमेटिन मटेरियल, उसके अंदर डीएनए है, और ये था हमारा क्या? क्रोमोसोम, उसके अंदर भी डीएनए है। लेकिन ये कब? जब सेल डिवाइड होता है। ये कब? जब सेल डिवाइड नहीं होता हो। और अगर सेल डिवाइड नहीं है तो ऐसा है, और जैसे ही सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो तो यहां से सब कुछ इतना एंटेंगल्ड अपने आप खुल जाता है और बन जाता है ऐसा स्ट्रक्चर। आया समझ? डन? आगे, the nucleus plays a central role in a cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cell. तो जैसे मैंने बोला ना कि रिप्रोडक्शन चैप्टर हमारा आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेल डिवाइड होता है। तो सेल डिवाइड होता है तो उसमें जब न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, जिसमें के सेल डिवाइड होगा, मतलब एक सेल है उसमें से कितने बन जाएंगे? दो। एक सेल में से दो बन जाएंगे। जैसे एक एप्पल है, उसको मैं काट दूं तो वो कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए, दो लोग खा सकते हैं ऐसे। सो द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, दो नए सेल बन गए, दो नए बन गए ऐसा। ओके, इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at a maturity by directing the chemical activities of the cell. मतलब कि न्यूक्लियस जो है, ओके, ये जब सेल डिवाइड होगा तो सेल डिवाइड होने के बाद ऐसा समझो कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है,
बाहर जहाँ सेल डिवाइड हो रहा है, जैसे कि मदर की वूम्ब में रिप्रोडक्शन हो और मदर की वूम्ब में ये सब प्रोसेस हो रही है, तो ये सब प्रोसेस जो हो रही है सेल डिवाइड एंड ऑल, बाहर कौन सा एनवायरनमेंट है? विंटर चल रहा है, मानसून चल रहा है, समर चल रहा है, बाहर का एनवायरनमेंट कितना टेम्परेचर है एंड ऑल, और जो मदर है वो कौन से टाइप का फूड खा रहे हैं। ओके, फूड के भी टाइप होते हैं, ठंडा खाना, गर्म खाना, स्पाइसी खाना, सात्विक नहीं होता, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि भाई सात्विक भोजन होता है। एक भोजन मतलब खाने का भी गुण होता है, किसी का राजसिक, किसी का सात्विक, किसी का तमोगुणी। ये सब जो हम वो जो सब लोग ये सब होता है ना क्या, जैसे कि ड्रग्स है और सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब क्या है? तमोगुणी। ओके, जैसे वैसे ही तमोगुण किस में है? से ऑनियन, प्याज और लहसुन में। इसीलिए तो देखना, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ओके, जैनिज्म में देख लो और स्वामीनारायण में देख लो, तो वो प्याज और लहसुन नहीं खाते। तो हम बोलेंगे कि चलो नॉनवेज नहीं खाते, माना कि वहाँ पे किसी का मर्डर हो रहा है, मतलब किल हो रहा है ना, कोई एक लाइफ को मार के खा रहे हैं, चलो उतना तो हम नहीं कर रहे, लेकिन प्याज और लहसुन, यहाँ किसी का मर्डर कहाँ हो रहा है, ये क्यों नहीं खा रहे? बट उसके पीछे भी बहुत लॉजिक है। क्या? सबका ही अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि तुम मिल्क पियो और तुम बटर मिल्क पियो, दोनों के बेनिफिट सेम है क्या? नहीं, दोनों के बेनिफिट सेम नहीं है। मिल्क का अपना अलग बेनिफिट है, बटर मिल्क का अपना